हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ेदार और अच्छे टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है आपका वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसा इसका नाम है वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वैसे ही इसके वर्क है। इसके बारे में हमें ये पता करना है कि सर इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, इसके एनर्जी के आइगन वैल्यू के जो फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, और इसमें एनर्जी कितनी रहती है। साथ में हमें ये भी बताना है कि जो हमारे पास जो एटम है उसके पास प्रेजेंट जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या मैकेनिक जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अकॉर्डिंग तो सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथ में जो इसकी इक्वेशन है वो भी हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं। अगर आपको ये पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं तो आपको ये डेरिवेशन थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा, बट फिर भी ये डेरिवेशन बहुत लंबा है तो आपको पेशेंस के साथ में इसे देखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उस मोशन की वजह से उसके पास में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स की वैल्यू होगी माइनस के एक्स, जहाँ पर जो एक्स है आपका, जो आपका एक्स है वो जो आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है उससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। जैसे मीन पोजीशन ये है तो यहाँ पर ये प्लस एक्स होगा, यहाँ पर ये माइनस एक्स होगा, यहाँ प्लस एक्स ये माइनस एक्स, ऐसे ये डिफाइन किया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, करके एक एक स्टेप को समझते हैं। जैसे हमारे पास जो हम लोगों ने बहुत ही बचपन में जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो ये इसकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से ये एक्स डिस्प्लेस हो रहा है प्लस में और एक्स डिस्प्लेस हो रहा है माइनस में, ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, तो चित्र है, कोई बात नहीं है। हम ये सोच लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का भी एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो अपनी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से इतनी डिस्प्लेस रहती है यहाँ तक और ये इतनी कंप्रेस्ड रहती है। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन में एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस ए है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस ए है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू प्लस ए है और जहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए है, इस जगह पर वेलोसिटी होगी 0 और यहाँ पर वेलोसिटी होगी 0 और यहाँ पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 और यहाँ पर होगी u मैक्सिमम। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है, हम ये क्यों समझ रहे हैं, हमें ये पता करना है क्या क्लासिकल मैकेनिक्स जो पार्टिकल है उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बता सकता है कि कहाँ पर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम पाया जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा बता सकता है, और क्वांटम फिजिक्स कैसे इसे एक्सप्लेन करेगी, हमें ये भी पता करना है। तो हमें इतना पता चल गया है और हम ये जानते हैं कि सर ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये किसे कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स, सर रिस्टोरिंग फोर्स के साथ में इसके पास में एक एनर्जी भी होती है, जिस एनर्जी का नाम हम देते हैं रिस्टोरिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है और साथ में ये इसकी क्या है, रिस्टोरिंग एनर्जी भी है, ठीक है। इतनी एनर्जी होने के साथ में क्या इसका कोई बेसिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसका एक बेसिक इक्वेशन ले तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल हमारे पास है उसके पास में फोर्स इतना लगता है एम ए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स अगर तब फोर्स लग रहा है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन अगर इसमें होगा तो एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ये होता है। अगर इतना ये काम कर रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए एंड इट्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। हियर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम एक्स। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हियर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। ये हो जाएगा के बाय एम रूट। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। हियर
न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k/m। ये आपको वैल्यू याद रखनी है साथ में। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिख करके ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से कितनी हो जाएगी, तो हाफ mv² से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी हाफ m ω²a²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। टोटल जो एनर्जी आती है वो आती है हाफ, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ k/a²। ये आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ दो फॉर्म से लेना है। एक फॉर्म ये हमारा है, इस वाले फॉर्म को हमें उठाना है, और इस वाले फॉर्म को ही हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह दिखाना है कि कैसे हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि सर ये वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं। ऐसा सभी ऑसिलेटर्स, ऐसे बोल लीजिए, ऐसे सभी ऑसिलेटर्स जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हों या फिर ऑसिलेशंस कर रहे हों, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एक बेसिक फ्रीक्वेंसी हो, हार्मोनिक हो, उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। या अगर ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, कोई पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ और सिर्फ फ्रंट जाऊँ 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो ये मेरा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, ठीक है ना। मैं वेरिएबल नहीं कर रहा है इसको, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग अपनी इक्वेशन के पास अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। इतनी बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इनको अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, हालांकि मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं जिससे आपको ये इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग साइड में लिखते रहेंगे साथ में, और साथ में हम लोग ये समझते भी रहेंगे कैसे क्या होना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को आज प्रूफ करना है बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अच्छा, ये आप लोग कभी सोचते हैं कि जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का हमारे बेसिक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या हमारे बेसिक लाइफ में ये हमें क्या रिजल्ट देगा? कभी सोचते हैं? कभी सोचिए, इसको सोच के बहुत मज़ा आएगा। तो हम दो इक्वेशन लिख रहे हैं। पहली इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। और एक इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन 1 हो गई। एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू -kx। ये ऐसे इसको 1 2 लिख के इसे x लिख लेते हैं और इसे इक्वेशन ले लेते हैं y, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन किसके लिए हमें फाइंड करनी है? 1 डायमेंशनल के लिए। अगर हमें 1 डायमेंशनल फाइंड करना है तो हम लेंगे सिर्फ एक डायमेंशन, तो वो हमारा हो जाएगा d²ψ/dx²। देखो यहाँ पर हम लोगों ने करली इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेवर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम बहुत ही छोटी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ले लिया। प्लस का 2m/h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसलिए इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। अब मैं आपको इतने में सिर्फ बताऊंगा, इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है। अगर इस वाले वैल्यू को इसमें हम पुट कर दे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं बोलता रहूँगा, आप लोग लिखते रहिएगा कि इक्वेशन x की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट करने पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d²ψ/dx² प्लस का 2m/h² e। देखिए अब इस पे क्रॉस साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है ना, साथ में क्रॉस भी करते जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा e और ये वाला साई, ठीक है, माइनस का 2m/h² e, ये वाला e और ये वाला साई, ठीक है, इंटू v की वैल्यू रखनी, सॉरी v की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हाफ kx² एंड साई। अब आप यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू कट रही है, कोई कट रही नहीं, कट रही है। तो देखो ये 2 और ये 2 फिनिश हो रहा है, ये 2 फिनिश कर देंगे, यहाँ बचेगा kx² h कट, इतना बचेगा साई के साथ में, ठीक है। अगर ये इतनी वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू कंसिडर करेंगे जिससे हमें लिखना कम पड़े।
जिससे हमें लिखना कम पड़े। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक ये वाली वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम बीटा स्क्वायर मान लेंगे। तो देखो ये यहाँ से उड़ेगा। पहले तो हमने कंसिडर किया अल्फा इज इक्वल टू 2m/h कट स्क्वायर, ये हमने अल्फा कंसिडर किया। बीटा इज इक्वल टू मीन्स बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने कंसिडर किया, हमने एक वैल्यू ली है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के और m बाई h कट स्क्वायर, ये हमने इतना माना है। और ये आपको दोनों इक्वेशंस याद रखनी, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मेन इक्वेशन ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हमें इनकी कोई ज़रूरत है? तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनको हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास जो पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम में हमें ये बताना है अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है उससे हम जो पार्टिकल हमारे पास दिया है वो किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉरी एक मिनट अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट करने की वजह से उसके पास में अगर ये पोटेंशियल एनर्जी और स्टीयरिंग फोर्स है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, और इसको यूज़ करके हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करके इसके जो पोजीशंस हैं, कहाँ पर जो पार्टिकल है मैक्सिमम अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटिंग कर रहा है तो कहाँ पर इसे पाया जाएगा। देखो ये थ्योरी इसलिए भी एक्सपेंड की जा सकती है कि इसके बाद में हम लोग ये सोचेंगे कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सॉलिड होता है, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही हैवी फोर्स के साथ में, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसे थर्मल एनर्जी देंगे तो इसकी वजह से उसमें एक वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से वो सभी एक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे। ये आपको डी बॉय थ्योरी में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही इसकी जब न्यू पढ़ी तो न्यू पढ़ने के साथ में जब ये एक्सप्लेनेशन आएगा तो क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम साफ कर देंगे और साथ में इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग इसको और आगे चलेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, लिखते भी रहेंगे, सॉल्व करते भी रहेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 2me बाई h कट स्क्वायर। एंड बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए रूट में कितना है, km बाई h कट, km बाई h कट स्क्वायर, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना है, कुछ याद आया? k इज इक्वल टू दिया हुआ है, k इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा बाय m। ये होता है कि नहीं होता है, याद करिए। सॉरी यहाँ पर m आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, इतना, सॉरी इतना, ठीक है ना। ये वैल्यू है, अभी जब हम लोग आगे इसको समझेंगे तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको साफ कर देता हूँ, अच्छा मेरे पास ही पड़ा है, ओके। अब नीचे वाली वैल्यू भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाला हूँ आपके लिए। तो अब हमने ये सब सपोज कर लिया कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, जो इक्वेशन हमारे पास है, कौन सी इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हम अल्फा बीटा मान के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का ये कितना हो जाएगा 2me बाई, तो ये तो अल्फा हो जाएगा हमारा, यहाँ साई बाहर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का बीटा स्क्वायर साई, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी बी। अब हमें कंसिडर करना है कि जो हमारा यहाँ पर बीटा दिया हुआ है वो किसके साथ में रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पर बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमारे पास f इज इक्वल टू के एक्स था, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के एक्स क्या था, वेरिएबल था कि नहीं था, कैसा था, लीनियर था कि नहीं था, लीनियर था। और यहाँ पर बीटा भी कैसा है, लीनियर है। हमने एक कोफिशिएंट ले लिया है। तो हम एक ऐसा कांस्टेंट डिज़ाइन करेंगे, एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल होगा जो डिज़ाइन करेंगे जिसकी वजह से ये x की वैल्यू और इस बीटा की वैल्यू, जो यहाँ पर हमने बीटा को कंसिडर किया है के m बाई एच कट स्क्वायर, यहाँ पर k और m दोनों है कि नहीं, तो ये यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब डिज़ाइन क्या करेंगे, तो हमने मान लिया कि
गामा एक ऐसा फंक्शन है, गामा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बीटा भी इंक्लूडेड है और एक्स भी इंक्लूडेड है। तो हमने मान लिया गामा इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ ना, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा डॉट एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पर गामा क्या है, एक वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स क्या है आपको पता है, बीटा क्या है ये भी आपको पता है, एक कंसिडरिंग वैल्यू है। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे और इस वैल्यू को निकाल के यहाँ पे सेट करेंगे, जिसपे हमें इस बीटा स्क्वायर के साथ में ये वैल्यू चेंज मिले, ठीक है। क्योंकि देखो बीटा और एक गामा कैसे फंक्शंस हैं कि नहीं है। अब अगर हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पर चेंज करते हैं तो कितना आएगा सोचिए। तो हमारे पास दिया है गामा इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा इंटू एक्स। अगर हम इसको एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी गामा बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 डी अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ये कितना आएगा अंडर रूट बी, ठीक है, ये बीटा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर हमें ये फंक्शन चाहिए ना, पर यहाँ पर तो डी गामा बाई डी एक्स है, तो प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ सिस्टम किया, डी साई बाई डी साई कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है, ये डी साई इधर आ जाए, ये इधर आ जाए तो क्या दिक्कत हो जाए कोई। तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू डी साई बाई डी गामा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इतना किया हमने तो क्या होगा सोचो, इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा डी अपॉन डी एक्स इंटू डी साई बाय डी गामा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है, डी गामा बाई डी एक्स की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डी गामा से गुणा कर दिया और डी गामा से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ही हम करेंगे देखो ये और ये मिलकर के क्या बनाएगा, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा इंटू ये और ये मिलकर बनाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन ये और ये मिलके बनाएगा डी गामा स्क्वायर। और अब देखो ये हमारा फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये और ये फिनिश हो गया, ये दोनों बचे कि नहीं बचे। तो डी गामा बाई डी एक्स कितना है, डी गामा बाई डी एक्स बराबर है कितना, रूट बी। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट बी, बीटा मीन्स ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द बी इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को उठा के हम यहाँ पे सेट कर देंगे, जिससे हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आएगी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन को हम यहाँ सेट करते हैं। जैसे ही हम सेट करेंगे देखो क्या आता है हमारे पास में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको सेट करेंगे यहाँ पर बीटा, अच्छा यहाँ पे सेट कर लेते हैं ना, बीटा डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस बीटा और बीटा स्क्वायर है सॉरी साई इज इक्वल टू 0। इस पीरियड से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही पीरियड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर प्लस का अल्फा बाई बीटा माइनस का बीटा सॉरी यहाँ पे तो ओनली बीटा रहेगा ना, हाँ यहाँ पे ओनली बीटा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, साई इज इक्वल टू 0। ये तो आएगा ना, हम लोगों ने ये तो कंसिडर किया था कि बीटा इज इक्वल टू दिस था, और एक वैल्यू हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पर एक्स भी आना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा इसकी जगह पे हम लोगों ने लिया था कितना, के एम बाई एक्स स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, बीटा एक्स स्क्वायर है ना, बीटा एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, बस यही कन्फ्यूज़न है क्योंकि स्पेस कम है लिखना ज़्यादा है ना, स्पेस कम है लिखना ज़्यादा है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है हमें लोगों को, इसको मिला देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर प्लस का अल्फा बाई बीटा माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सी। इस इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है हमको, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। इस इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। देखो सारे इक्वेशन लिखते रहो कि करके हटाते रहना, ठीक है। अब बी इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है हमें वैसे तो, है ना। बी इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई अभी तक। तो इतनी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमें पता है कितना है, गामा इज इक्वल टू दिस। अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। इसकी जगह पर देखो ये वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो साइज अपॉन डी गामा स्क्वायर प्लस का अल्फा बाई बीटा माइनस का गामा स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्या है, इस इक्वेशन से इस वैल्यू में वैल्यू पुट कर दी गई है। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन की जगह पर भी हम गामा के फॉर्म में इक्वेशन बना लें। इस वाले फॉर्म की जगह पर गामा का फॉर्म होना चाहिए जिससे हम इसे हर्मिटियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, हर्मिटियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हमारी क्वेश्चन डी है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, कौन सा, व्यू फंक्शन साई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, साई नॉट है। साथ में क्या है, एक हर्मिटियन फंक्शन है, और साथ में क्या है, ई है, और साथ में गामा की पावर 2/2 है। हमने ये वैल्यू कंसिडर करी है। अगर हम ये वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सी फंक्शन ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये एक हर्मिटियन फंक्शन ले सकते हैं। बट हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि ये जो है एच जो है इसका एक फंक्शन है, इस गामा का एक फंक्शन है। तो अगर हम इसको, इस इक्वेशन को ले लें तो इस इक्वेशन को हम मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली इक्वेशन से हमें यहाँ से निकालना है किसकी वैल्यू, हमें यहाँ से निकालनी है डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सेट करनी, जिससे हमें इस गामा के फॉर्म में एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको हम साफ करते हैं पहले। आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास इतने बेसिक क्वेश्चन हो गए, गिरो मत भाई। ये हमारा इतना अभी तक का मामला है। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, गामा की। ठीक है, जैसे हम गामा की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैसे ही देखो क्या होता है। तो हमारे पास आता है डी गामा अपॉन डी साई अपॉन डी गामा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन ऐसा है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा साई नॉट हो गया बाहर। ठीक है, अब देखो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू, एक सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा ले लें, ई ले लेते हैं, ई दी पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 इंटू डी अपॉन डी गामा इंटू एच। तो इतना ही हो जाएगा। देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, दिखना अत्यधिक ज़रूरी है। हाँ ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा था आप लोगों को। इतना हो गया। ठीक है, प्लस का इतना हो गया, साथ में ये पहला फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस। अब क्या आएगा, हमारा दूसरा वाला फंक्शन कितना है, एच है, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका डी अपॉन डी गामा, ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। कहेंगे सर आपने ये वाला फंक्शन क्यों लिया है, हम इसकी जगह पर ये दोनों भी हटा करके ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 भी ले सकते थे, क्योंकि ये इस इक्वेशन का बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिया है। ठीक है ना, ये सब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। इतना हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा डी साई बाई डी गामा इज इक्वल टू साई नॉट, ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस
माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डी एच अपॉन डी गामा प्लस का एच, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर इसको टी मानेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस का गामा स्क्वायर बाई 2, ये मानेंगे हम लोग इसको, तो डी टी अपॉन डी गामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 गामा बाई 2, 2 से कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का गामा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच इंटू माइनस का गामा इंटू ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। तो ये मैं साफ कर देता हूँ, है ना। समझते रहो कि एक स्टेप बहुत ही धांसू तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक स्टेप समझते रहो। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये हमारा इतना हो गया। अब ये वैल्यू हो गई इतनी, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी, तो डी साई अपॉन डी गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इससे क्रॉस हो जाएगा, जैसे हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, देखो ये साई नॉट एच ई की पावर दिस, साई नॉट एच ई की पावर दिस, तो ये हमारा साई बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा साई नॉट, ये कितना हो जाएगा हमारा ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी गामा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का साइड माइनस का साई, कैसे हुआ, साई की वैल्यू कितनी, साई नॉट एच ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा, ये इतना बचेगा, गामा के साथ में ये आ जाएगा, बस ये हमारे पास ये आ गई क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। इस इक्वेशन का फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डी साई अपॉन डी गामा इज इक्वल टू कितना आ गया है, गामा नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 एंड डी एच अपॉन डी गामा माइनस का साई इंटू गामा, ये हमने इक्वेशन लिख ली। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट में करूँगा, ठीक है, शॉर्ट में करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट बाहर। अब ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन का कितना हो जाएगा, सोचिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना था, इतना था कि नहीं था, तो हम सीधे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना लिख रहे हैं, माइनस का गामा ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं ना, हम यहाँ पे आपको बता चुके कैसे हुआ ये, तो ये वाली सीधी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये और ये वाला एज इट इज रख लेंगे क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। प्लस का, सर माइनस कैसे आ गया, तो माइनस यहाँ से आया है, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया, इसको क्रॉस कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर। कहीं पर माइनस प्लस गलत हो तो आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन का हमारा इतना डिफरेंशिएशन आया है अभी तक, ठीक है, इनटू ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। फिर समझ लो एक बार बहुत ध्यान से, ये हमने किया कॉमन, इसका किया डिफरेंशिएट, इतना आया, इसका ऐसे लिख लिया, फिर इस वाले का हमने इतना किया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट, और ये वाला पार्ट ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है, कहेंगे सर कोई दिक्कत, ये हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। माइनस का, अब इस दो फंक्शंस का हम करेंगे, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे साई गामा का डी अपॉन डी गामा, तो कितना हो जाएगा, सोचो, पहले हो जाएगा गामा डी अपॉन डी गामा इंटू गामा, इतना होगा, तो ये तो एक बना देगा, 1 में हो जाएगा, ठीक है, प्लस का गामा इंटू डी साई अपॉन डी गामा, बनेगा नहीं बनेगा, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा कितना आएगा, साई, ठीक है, ठीक है, साई, और कितना आया हमारे पास, साई प्लस गामा डी साई अपॉन डी गामा, ये इतना आया हमारे पास। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम अगर अंदर क्रॉस कर दें और यहाँ पर डी साई अपॉन डी गामा का वैल्यू रख दें तो हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी, और गामा का भी मान रख दें तो क्या होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो देखो ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले फंक्शन को फिर से समझ लो एक बार, ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था इसमें हमने इसको अंदर क्रॉस कर दिया, तो इसी के साथ में साई फंक्शन बचा है, इस वाले के साथ में साई नॉट नहीं है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कितना, साई नॉट, ये वाला माइनस दिया है, ये वाला प्लस दिया, तो हम इस वाले को पहले लिख रहे हैं, साई नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर एच अपॉन, एच क्या है,
हर्मिटियन फंक्शन है, किसका है, गामा का स्क्वायर। इतना हो गया। ये हो गया हमारा साइन नॉट, ये हो गया डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ई। ठीक है, इसको अंदर करो, उसको माइनस का साई गामा ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एच अपॉन डी गामा। फिर ये वाला फंक्शन, ठीक है, माइनस का गामा, ये वाला माइनस, और माइनस का गामा डी फाई अपॉन डी गामा। ये हमारी इक्वेशन हो गई ई, हमारी इक्वेशन हो गई एफ। ये इतनी इक्वेशन हो गई। अब ऊपर वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व बता रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, इतना। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखोगे फटाफट सब आ जाएगा। ये हमारा इतना आ चुका है, बस 2-3 लाइनें और बची हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। अब देखो क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में हमें डी साई अपॉन डी गामा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और साई की वैल्यू रख देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है कितना, डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर, डी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, साई नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का, यहाँ पर साइन नॉट है, माइनस का साइन नॉट गामा ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एच अपॉन डी गामा। ठीक है, माइनस का अब देखो हमें साई नॉट की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। जैसे हम रखेंगे साई की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, साई नॉट, साई की वैल्यू यहाँ से साई नॉट एच ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतना है। ठीक है, माइनस गामा डी साई अपॉन डी गामा की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो माइनस गामा और ये वैल्यू, तो गामा स्क्वायर मतलब साई नॉट इंटू ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ये वाली वैल्यू इंटू डी एच अपॉन डी गामा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस दिया है, ये वाली वैल्यू अंदर जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, हमने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी है, ये वाला माइनस साथ में क्रॉस करते चल रहे हैं, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पर गामा भी क्रॉस होगा तो हो जाएगा हमारे पास साई इंटू गामा स्क्वायर। ठीक है, अब साई की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साई नॉट गामा स्क्वायर साई नॉट एच ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। कुछ वैल्यू बहुत ध्यान से देखो तो कब कॉमन है, साई नॉट साई नॉट साई नॉट साई नॉट एंड साई नॉट। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू साई नॉट कॉमन हो गया पहले तो। फिर देखो ये वाला फंक्शन भी सभी में है, सभी में फंक्शन दिया हुआ ये वाला, तो ये कॉमन कर लो, ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ये हमने किया कॉमन, ब्रैकेट लगाइए। कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बच रहा डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा, ये कॉमन हो चुका है, ये कॉमन, ये कॉमन, यहाँ बचा माइनस का गामा और डी एच अपॉन डी गामा। यहाँ पे कितना बचा है, ये कॉमन हो चुका है, ये यहाँ बचा माइनस का एच, यहाँ बचा है माइनस का एच, है ना, हाँ माइनस का एच। फिर इस वाले फंक्शन को हटाइए, यहाँ पर आइए, ये वाला खत्म हो चुका है, ये वाला खत्म हो चुका है, यहाँ बचा है माइनस का गामा डी एच अपॉन डी गामा। ठीक है, ये इतना खत्म हो गया। यहाँ पे आइए, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ कितना बचा है, प्लस का गामा स्क्वायर एच। क्लियर इतना, बताइए, बहुत ही ध्यान से देखोगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो फंस जाओगे मामले में। इतना हो गया। अब ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू को हमें कहाँ सेट करना है, हमें इस वाली इक्वेशन में सेट करना है, इस वाली इक्वेशन में सेट करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास इतना आ गया, कुछ भी जोड़ घट पे इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट साई नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर माइनस का, देखो ये वैल्यू हो जाएगा 2 गामा डी एच अपॉन डी आर डी गामा माइनस का, ये हो जाएगा कितना, प्लस का गामा स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएगा एच। इसको हम कर रहे हैं साफ, नीचे वाली इक्वेशन को सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है,
सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है, ठीक है। तो सारी वैल्यू के साथ में क्या होना है, अब ये हो गया हमारे पास इतना। अब इस वाली इक्वेशन में हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाली इक्वेशन हमने मान ली है कौन सी, इक्वेशन जी इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन डी में पुट करने पर डी स्क्वायर साई और इसकी वैल्यू, और साथ में साई की वैल्यू भी यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे हम साई स्क्वायर की वैल्यू सेट करते हैं वैसे ही देखो क्या होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी साई ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, गामा स्क्वायर बाई 2 इतना आया, ब्रैकेट लगाइए और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा डी एच अपॉन डी गामा, ठीक है ना, इतना क्लियर है, क्लियर है, प्लस का गामा स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया एच। अब ये वाली वैल्यू पे आ जाइए, प्लस का अल्फा बाई बीटा माइनस का गामा स्क्वायर, माइनस का गामा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई की वैल्यू कितनी है, साई नॉट एच ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्या सर यहाँ से भी ये कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली वैल्यू भी कॉमन करी, तो जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू कॉमन करी तो हमारे पास देखो याद आएगा साइन नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 हमने किया कॉमन सारी वैल्यू से, टोटल से। तो हमारे पास ये ख़त्म, ये ख़त्म, कितना बचेगा, डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा डी एच अपॉन डी गामा प्लस का गामा स्क्वायर माइनस 1 एच, ठीक है, और प्लस का अल्फा बाई बीटा माइनस का गामा स्क्वायर, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0। अब हम ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं तो नीचे दिखेगा नहीं तो इतना हो गया क्लियर, बस हो गया मामला, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है बस, बिल्कुल थोड़ा सा। इक्वेशन समझते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना हो गया, ठीक है सर। अब देखो इस वाली वैल्यू में ध्यान से देखो, ये वाला पावर 0 के बराबर है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन नॉट ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा पहले तो, ठीक है। फिर आगे बचेगा डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा डी एच अपॉन डी गामा प्लस का, यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला कटेगा ना, कितना बचेगा, अल्फा बाई बीटा माइनस का 1, और ये हो जाएगा कितना, h इज इक्वल टू 0। अगर हम इस वैल्यू में से अल्फा बाई बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2n कंसिडर कर ले तो ये एक हमारा हर्मिटियन इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एच अपॉन डी गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा डी एच अपॉन डी गामा प्लस का 2n h इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट हर्मिटियन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारा फंक्शन आएगा c इज इक्वल टू न्यू बोल रहा हूँ, साई इज इक्वल टू साई नॉट h ई दी पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। मीन्स ये जो हमने सोल्यूशन निकाला था ये इसका करेक्ट सोल्यूशन होगा। अगर हम इन टर्म ऑफ n की बात करें तो n के टर्म में ये हो जाएगा साई n इज इक्वल टू साई नॉट एच एन ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इस इक्वेशन का बेहतरीन सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। अब हमें यहाँ से आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, यहाँ से एनर्जी लेवल ऑफ आइगन्स निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना। बाकी हमारे इतना ही डेरिवेशन में प्रूफ करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास इस वाली वैल्यू से हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू सेट करनी है, और यहाँ से हमें एक एनर्जी का डायग्राम के साथ में एक वैल्यू फाइंड करना है। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लोग लिख तो रहे ही होगे, साथ में इसको छापते भी रहो। तो ये हमारा इतना हो गया पूरा का पूरा 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है ना। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। कहेंगे सर नहीं मज़ा आया, तो मज़ा नहीं आया तो क्या किया जाए। अब आपके लिए डांस किया जाए क्या, भांगड़ा।
ये हमारी सारी इतनी वैल्यूज़ जो है हमें मिली हैं। अब इन वैल्यू के साथ में हमें करना है खिलवाड़, सारी की सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी, सारी की सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो ये सारे के सारे अब हम इसको हटाते हैं, बस अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत है और कुछ इक्वेशन और इधर बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं लिख लूँगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास इतना इक्वेशन आ गया जो आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन हो जाएगा हमारे पास में, वेव फंक्शन इज इक्वल टू वेव फंक्शन नॉट एच एन ई पावर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2। ये हमारा वेव फंक्शन का इक्वेशन होगा जहाँ पर गामा और एच दूसरे के फंक्शन है, ठीक है। अल्फ़ा और ये वैल्यू आ जाएगी तो अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और ये बीटा यहाँ से हटा के हम यहाँ कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2m ई, यहाँ से हमें एनर्जी निकालनी इज इक्वल टू बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2n प्लस 1। बीटा कितना है, बीटा हमारे पास में अंडर रूट के एम बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से तो ये हमारा आ जाएगा कितना एच कट ओनली, तो एच कट से ये उड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा 2m ई, ठीक है, बाई एच कट ओनली 2, यहाँ से ये कॉमन ही हो जाएगा n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना इस वाले m को भी नीचे लिया इधर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट m इंटू रूट m। तो m को इतने भाग में ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रूट k इंटू रूट m। तो ये इससे कट जाएगा, ये h कट इधर दिया है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा e इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन कटेगा, e इज इक्वल टू हो जाएगा कितना n प्लस 1/2 ये हो जाएगा h कट और ये कितना बचेगा अंडर रूट k बाय m। ये हमारी एनर्जी है, आइगन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 2 3 एंड दिस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ध्यान समझो, h कट की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 2 होती है। तो e इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h अपॉन 2 अंडर रूट k बाय m। अब फिर से आ जाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू था k बाय m, था कि नहीं था, ये काटोगे यहाँ पे रूट जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। तो 1/2 अंडर रूट k बाय m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये न्यू की वैल्यू यहाँ सेट करें तो कितना हो जाएगा सोचिए, अगर ये न्यू की वैल्यू यहाँ सेट करें तो हो जाएगा e इज इक्वल टू n प्लस हाफ और h हमारे पास अवेलेबल है तो हमने h यहाँ ले लिया और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली अभी देखिए न्यू, तो ये हो गया हमारा न्यू। तो क्या सर न्यू फोटोन की एनर्जी होती है कि नहीं होती है, कहेंगे सर होती है। तो एन एच न्यू प्लस का हाफ एच न्यू, ये कुछ एनर्जी आपको मिल रहा है, कुछ याद आ रहा है। तो डिबाय थ्योरी में एच न्यू हाफ मिल रही थी एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर हम यहाँ पर एन की एनर्जी ज़ीरो कर दें, एन की वैल्यू ज़ीरो कर दें, अच्छा एन है क्या, तो ये सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है आइगन वैल्यू के लिए, आइगन एनर्जी के लिए। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, अब इस इक्वेशन का हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये करना क्या है हमें इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन के साथ हमें थोड़ा खेल तमाशा करना है। अब हमें इस इक्वेशन के साथ हमें ये बताना है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से हम करेंगे क्या, कि जो हमारा ये पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, हमें यही तो बताना था ना यहाँ पे। तो हम यही इससे हम पता करके बताएंगे कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है वो कैसे वर्क करेंगी, इन सभी के बारे में ही हमें डिस्कस करना है ध्यान से, मन लगा के। और अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपको आधी क्वांटम फिजिक्स आ गई, ठीक है। तो ये हमारा इतना है मामला। अभी हमें यहाँ पर यही बताना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी लेवल आया है E इज इक्वल टू आया है कितना, हाफ n प्लस हाफ h न्यू, ये हमारे पास एनर्जी आई है। अब इस एनर्जी के साथ में हमें बतानी है कि बहुत सारी इक्वेशंस बतानी है, साथ में हमें ये बताना है कि सर ये इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, क्या इसका डायग्राम पैराबोलिक वेल की तरह होगा कि नहीं होगा। अगर 1 डायमेंशनल है तो बिल्कुल होगा, देखो ध्यान से। अब अगर हम n की वैल्यू को रखते हैं 0 तो हमारे पास एनर्जी आती है E0 इज इक्वल टू आती है कितना,
हाफ एच न्यू। इस एनर्जी को हम कहते हैं ग्राउंड लेवल एनर्जी, ठीक है। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। आइंस्टीन जी ने इसी एनर्जी के बारे में बात की थी अपने आइंस्टीन पोस्टुलेट में, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट थे सॉलिड के लिए जो उन्होंने दिया था, उसके लिए उन्होंने यही बताया था, ठीक है। इतना हो गया। इसे हम ये कहते हैं, आपको याद रखना है, इतना होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पर E1 निकालें तो कितना आएगा 3/2 एच न्यू। E2 निकालें तो आएगा 5/2 एच न्यू। और अगर E3 निकालें तो कितना आएगा 7/2 एच न्यू। तो ये हमारे पास सारी एनर्जी आ रही हैं, सारी एनर्जीज आ रही हैं। और इन अगर एनर्जी का हम छोटा सा ग्राफ बनाए तो कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम इस ग्राफ को कुछ ऐसे डिज़ाइन करना चाहें तो क्या डिज़ाइन कर सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ठीक है, ये हमारा ज़ीरो लेवल है और ये हमारा 1 लेवल है। तो ये हमारा 0 E1, ये हमारा E2 लेवल, ये हमारा E3 लेवल और ये हमारा E4 लेवल। ऐसे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो ये लेवल कैसे हैं? क्वांटाइज्ड है और डिस्क्रीट है, ठीक है ना। पहली बात याद रखिए। अब इतनी एनर्जी इनके पास में है और ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है E को। अगर हम E0 पर पहुंच जाते हैं तो इस पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है। कितनी होती है सर ये एनर्जी? तो ये होती है हाफ एच न्यू। ये कितनी होती है 1.5 एच न्यू। ये कितना होता है 2.5 एच न्यू। और ये कितना होता है 3.5 एच न्यू। ये कितना होता है 4.5 एच न्यू। सभी के पास में इतनी, यहाँ पर 0.5 एनर्जी होती है, पॉइंट लिख लीजिए 0.5 एच न्यू, ठीक है ना। इतनी एनर्जी होती है। तो अगर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन की बात करें तो क्या सारे के सारे पार्टिकल शांत हो जाते हैं? नहीं, सभी के पास में थोड़ी सी एनर्जी बची रहती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी इतना गैप दिखाती है हमें, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी बताएं, डेंसिटी बताएं इसकी, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ बनते हैं। E=0, E +-A, माइनस ए लिखिए यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनता है, पर इसके जो डिस्क्रीट लेवल आते हैं एनर्जी के, वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। ये देखिए, ये इसकी हाफ एच न्यू एनर्जी है और पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है और यहाँ से ये ऐसे जाएगा तो उठेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे उठेगा, ये जाएगा थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, ऐसे करके। अगर हम इसको ऐसे कंसिडर कर लें तो ये इसकी एनर्जी लेवल्स है, ऐसे करके। तो पार्टिकल एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही कर रहा है, बट उसके जो पोजीशंस हैं वो हम ऐसे डिज़ाइन करते कि नहीं करते? बताइए, ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल जो दिखा रहा है ये क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइज्ड है। और जो हमने बनाया है, जो ये हम लोगों ने इस टाइप से बनाया है, ये भी है ऐसे। अगर इस एनर्जी को हम ऐसे कंज्यूम करके देखें तो कुछ समझ में आएगा आपको? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आइंस्टीन की एनर्जी थी, आइंस्टीन बोल रहा हूँ, देखो श्रोडिंगर जी ने जो बताया वो वेव फंक्शन का इस्तेमाल करके, जो वन पोटेंशियल वेल के लिए होता है, जो पैराबोलिक होता है। देखो पैराबोलिक है कि नहीं, पहले बात ये समझो, पैराबोलिक है। ये पैराबोलिक के साथ में जो ये हमने बनाया है, ये देखो ये डायग्राम जो बनाया है मैंने, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हमारा पार्टिकल 0 केल्विन पे था, मीन्स n=0 था, तब भी उसके पास में इतनी एनर्जी थी। ये जो हमने ये वाली लाइन बनाई है, ये आपकी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी है, ठीक है ना। और जो ये हमने बनाया ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिज़ाइन है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही हम n=1 पे पहुँचते हैं, n=1 पे ये पार्टिकल इतने ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर और कम, फिर यहाँ पर और कम, और सबसे कम यहाँ पाया जाएगा, सबसे कम। मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा? x=0 पर मैक्सिमम पाया जाएगा, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। किस में होगी? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इस पोजीशन पर इसके पास में वेलोसिटी मिनिमम होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? सोचिए,
एक आपके पास सॉलिड मटेरियल है जिसको हमने 0 केल्विन दे दिया है, मतलब इस वाले पे 0 स्टेट पे उसके पास इतनी एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, सोचिए 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 सोचिए, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, टाइम 0 होगा, तो वेलोसिटी मतलब 0 का मतलब मिनिमम होगी, और उस मिनिमम कंडीशन पर जो पार्टिकल है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। बस यही आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो आपको पढ़ना था। अब हम लोग आपके सिलेबस में हैं, सिलेबस में आपके दिया हुआ है आइंस्टीन एंड डिबॉय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए डुलोंग एंड पेटिट का लॉ। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो डुलोंग है और पेटिट है 2 लोग हैं, एक लोग नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या डुलोंग और पेटिट एक ही थे क्या, तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि ये 2 लोग होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है हम लोगों को और पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें पता हैं, फिर भी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपके लिए ज़रूरी है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सा बचेगा 3-4 लेक्चर में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है 10 अप्रैल तक आपका मॉडर्न ख़त्म हो जाएगा, फिर 3-4 दिन में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, फिर 3-4 दिन में आपका ऑप्टिक्स, फिर 3-4 दिन में आपका मैकेनिक्स भी हो जाएगा। सारे के सारे पार्ट कवर कर दिए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। तो सभी मटेरियल्स के पास में एक स्पेसिफिक हीट पर, हम जब किसी भी मटेरियल को कोई हीट देते हैं, सबस्टेंस को कोई हीट देते हैं, तो उस मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम इसकी स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं। बट कंडीशन ये अप्लाई है कि हमें 1 kg वेट लेना होगा। अगर हम 1 kg वेट ले रहे हैं और हम किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी हम देंगे उसे उसकी स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो स्पेसिफिक हीट किसी भी मटेरियल के साथ में, या हम अगर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ले रहे हैं, तो हम उसको जितना 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितनी एनर्जी देंगे, जितनी हीट एनर्जी देंगे, उसे हम उसकी स्पेसिफिक हीट कहेंगे। वेरी सिंपल। अब आता है सर कि स्पेसिफिक हीट तो आ गई, पर आप स्पेसिफिक हीट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट से ये आइंस्टीन और डिबाई की थ्योरी को समझेंगे। अगर हम वो नहीं समझ पाएंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम पहले स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो हम जानते हैं Q = mS ΔT, ये आपने बचपन की क्लास में पढ़ा हुआ है ना। और हमें ये भी पता है कि स्पेसिफिक हीट 2 टाइप से निकाली जाती है, ठीक है। एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। हम कांस्टेंट वॉल्यूम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल होगा हम उसे कांस्टेंट लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट मटेरियल जो हमारे पास है उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया तो उसे हम कहते हैं Cv, एट प्रेशर पे लिया तो उसे लेंगे Cp, और हमें पता है Cp - Cv = R होता है। Cp - Cv = R होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले में लिख रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं Q = mc ΔT, ये आपको पता है, आई नो। अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा Cp = Q/m ΔT, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो Cv = Q/m ΔT, ठीक है। और हमें एक और रिलेशन भी याद रखना है, Cp - Cv = R। और एक रिलेशन और भी याद ले लीजिए, अगर आपको याद है तो पॉइसन रेशियो होता है Cp/Cv = गामा। ये इतने बेसिक रिलेशन है, इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट हो जाए तो आपको दिमाग पे ना कटे, तो हम यहाँ से पहले कर लेते हैं। और हम जानते हैं R = होता है N × Kb, ये भी आपको याद रखना है। N यहाँ पर क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, Kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है।
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इतनी चीज़ें पता होने के बाद में हम लोग चलते हैं अपने स्पेसिफिक हीट के टॉपिक पर, जो शुरुआत होती है डुलोंग और पेटिट के लॉ से। तो क्या बताया डुलोंग और पेटिट ने? डुलोंग और पेटिट जी ने ये बताया कि अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल हमारे पास कोई भी अवेलेबल है, तो उसके पास में अगर हम उसे टेम्परेचर देते जाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। पहली कंडीशन, किसका कोई रिलेशन नहीं होता है? तो सर सीवी का कोई रिलेशन नहीं होता है। सीवी का कोई रिलेशन नहीं होता है, ये पेटिट और डुलोंग ने बताया अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डुलोंग और पेटिट जी ने बताया कि सभी मटेरियल्स, जितने भी हमारे आसपास मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो सॉलिड हैं, ठीक है, उनको अगर हम हीट एनर्जी दे दें तो उनसे कोई मतलब नहीं होगा। उनकी स्पेसिफिक हीट जितनी है उतनी ही रहेगी। सर कितनी है, कितनी रहेगी? तो सर उन सभी मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट 3R होगी। उन्होंने ये बताया 3R होगी या 3N × KB होगी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 3R के इक्वल होगी। डुलोंग और पेटिट ने ये बताया। अब यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। किससे? इस स्पेसिफिक हीट से। तो नंबर 1 कंडीशन आप लिखिए डुलोंग और पेटिट लॉ से। हालांकि ये लॉ नहीं आएगा, आपसे आइंस्टीन और डिबॉय की थ्योरी पूछी जाएगी, फिर भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, क्या दिक्कत है, जानकारी लेने में क्या रहता है। तो डिबॉय और जो आइंस्टीन है, इनकी थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें ये थ्योरी जाननी क्यों है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। तो आपको ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल, स्पेसिफिक हीट proportional to T⁻0 एंड प्रोपोर्शनल टू ν⁻0। ठीक है, मीन्स ये इससे फ्री रहती है। ठीक है, अगर ये फ्री है तो यहाँ पर बताया क्या, इन्होंने बताया कि किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए, फॉर एनी सॉलिड मटेरियल हैव अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू लिखो है ना, इक्वल टू 3R, या ये कह सकते हैं CV = 3R। CV = 3R, ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है डुलोंग और पेटिट के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पेटिट जगह पे आप लोग पैकेट तो नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर जो लॉ बनेगा वो ये कुछ ऐसा बनेगा। सपोज करिए ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, और ये हमारा है इसकी स्पेसिफिक हीट के लिए ग्राफ, और ये कितना है यहाँ पर है इसका 3R। ये कितना दिया है? 3R दिया हुआ है, 3R। ये इसका टेम्परेचर है इधर की ओर केल्विन में जो दिया हुआ है, और यहाँ पर ये CV की वैल्यू कितनी है? 3R है। और देखो टोटली इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ पर सोचेंगे सर ये कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो ये हाई टेम्परेचर है। ये कैसा है? हाई टेम्परेचर है। कोई भी सबस्टेंस है जिसके पास में एक हाई टेम्परेचर है, उसके लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? तो सर ये वाली वैल्यू 3R होगी, ऑलवेज याद रखिए। ये वाली वैल्यू 3R होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम तब आई जब यहाँ पर देखा गया कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कम करने पर वो ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसे रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अब क्या होगा? तो सर इनका रूल फेल हो गया। किनका? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ फेल्ड हो गया ये लॉ। अब जब ये लॉ फेल्ड हो गया, ये लॉ किसके रूप में आया था? तो सर ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्म में आया था, क्लासिकल मैकेनिक्स से ही आया था।
अब जब ये रूल फेल्ड हो गया तो फेल्ड होने के बाद में हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधी आइंस्टीन चाचा जी आ गए। आइंस्टीन चाचा जी ने बताया कि कब बताया 1911 में, ठीक है, 1911 में बताया कि हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं जो सॉलिड हैं। अच्छा, एक्सप्लेन किससे किया था? तो एक्सप्लेन किया था उन्होंने क्वांटम फिजिक्स से, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स से उन्होंने, या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल होते हैं वो सभी कैसे ऑसिलेट करते हैं। सबसे पहला उन्होंने यही बताया। तो वो ऑसिलेट करते हैं एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, ठीक है, ओके। सर कौन ऑसिलेट कर रहे हैं? तो जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर प्रेजेंस जो एटम है वो सभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। कंडीशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये उनका पहला रूल था जो उन्होंने बताया स्पेसिफिक हीट के लिए, ठीक है। और उन्होंने ये बताया जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, जब भी कोई एटम ऑसिलेट करेगा और जो सॉलिड होगा उस सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, उन सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। कहेंगे सर वेरी गुड, इतना ठीक है, 2 लॉ हो गए आपके। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो इसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिनके अंदर एटम्स हैं, उन एटम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनका जो ऑसिलेशन है वो भी सेम होगा। साथ में ये भी बताया कि जो पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट होगी, ठीक है। और सभी पार्टिकल्स के पास में जितनी एनर्जी होगी वो नेट एनर्जी के फॉर्म में या एवरेज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो वो नेट और एवरेज एनर्जी होगी कितनी, उसी के लिए उन्होंने एक छोटा सा बेहतरीन डेरिवेशन दिया। हालांकि हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी थ्योरी को समझेंगे डीपली क्या चीज़ें हुई थी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है ना, एक एक चीज़ समझते हैं। हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, ये कुछ ज़्यादा ही सॉलिड हो गया है तो बड़ा सा बनाता हूँ, है ना, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है। हम सॉलिड मटेरियल को स्प्रिंग की तरह कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम बोल सकते हैं, मीन्स कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एटम है, इससे एक स्प्रिंग और लगी हुई है, ये स्प्रिंग इससे लग गई, फिर ये इससे स्प्रिंग लग गई, ठीक है। यहाँ पर भी एटम है सर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये हम लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ा था आपने, अगर आपको याद हो तो एल्टी ग्रेड के आपको मैकेनिक्स के लेक्चर में मैंने बताया, बहुत ध्यान समझे अगर आपको याद होगा तो। और यहाँ पर भी लगी हुई है, ये इधर भी लग जाएगा, है ना, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। इतना हो गया हमारे पास सभी की ये एनर्जी। अब समझिए उन्होंने क्या बताया कि जो ये हमारा एक सॉलिड पीस है, मान लीजिए इधर भी स्प्रिंग लगी है, ऊपर भी लगी, सब जगह स्प्रिंग लगी हुई है। सपोज करिए जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे या एनर्जी देंगे तो क्या होता है, जैसे हम किसी भी पार्टिकल को हीट एनर्जी देते हैं तो उसके पार्टिकल जो है, जो एटम्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये वाइब्रेशन की वजह से ये पार्टिकल ऐसे हिलने लगेगा। जैसे ही हिलने लगेगा ये क्या करेगा, ये करेगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। वाइब्रेशन होंगे, ऑसिलेशंस होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जिसकी वजह से ये कैसे बिहेव करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। पहली कंडीशन। अच्छा, फेल इनकी भी थ्योरी हो गई है ना, ये भी याद रखो। डिबॉय की थ्योरी सही थी, बस इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। जैसे ये ऑसिलेट करेगा, सपोज करिए कि ये वाला एटम थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर आया, तो उन्होंने क्या बताया कि सभी की फ्रीक्वेंसी न्यू है, सभी की फ्रीक्वेंसी न्यू है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सोचिए जरा। और सभी जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब हम इसको ऑसिलेट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एनर्जी दी तो ये इधर ऑसिलेट होगा तो ये वाला इतना जाएगा मान लीजिए, तो क्या सारी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी चेंज। जैसे ही फ्रिक्वेंसी चेंज होगी यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, सब जगह चेंज हो जाएगी फ्रिक्वेंसी।
तो इनकी यही थ्योरी गलत थी, पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये मैंने कुछ एटम्स को लेकर के बनाया है। एक सॉलिड में बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया कि जितने भी सॉलिड होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जो बहुत ही मीन्स हाईली फोर्स से बॉन्ड रहते हैं। और जब हम उन्हें हीट एनर्जी देते हैं तो कैसे काम करते हैं, सिंपल ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं सभी पार्टिकल्स, और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और सभी के पास में जो एवरेज एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी होती है E एवरेज इज इक्वल टू एच न्यू प्लस का एच न्यू बाई ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। इतनी एवरेज एनर्जी होती है सभी पार्टिकल्स के पास में। अगर इतनी एनर्जी है उसके पास में, अगर इतनी एनर्जी सभी पार्टिकल्स के पास में है, तो इस एनर्जी का हम क्या करने वाले हैं, यही एनर्जी इंपॉर्टेंट। देखो मैं हम लोग जो है पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी छोटी जो बातें हैं वहाँ की वो निकाल के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन नहीं है, मीन्स ये थ्योरी के बीच चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी एनर्जी सभी पार्टिकल्स के पास में है, ठीक है। तो अब इसमें बात ये आती है कि एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, दोनों में जो स्पेसिफिक हीट होगी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल वो क्या होगी। तो एनर्जी इतनी है इसके पास में, तो यहाँ पर देखने पे हमें समझ में ये आ रहा है कि सर यहाँ पर एनर्जी इतनी तो है, ठीक है, बट यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया हुआ, ये टेम्परेचर है, यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया हुआ T। इस टेम्परेचर का काम क्या है, इस टेम्परेचर का काम क्या है, इस टेम्परेचर से ही हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो हमने कहा सर अगर हम इस T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर ले तो क्या होगा, इस T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर ले तो क्या होगा। अगर T इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन सर कितना हो जाएगा, सोचिए, E एच न्यू बाई के इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सोचिए, एच न्यू बाई 0 कितना होगा, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस का 1। सोचिए कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 1 ही हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू 0, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन 0 कर लीजिए, मान लीजिए इन्फिनिटी वैसे हुआ पर यहाँ पर इतना कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया हमारा 0। जैसे ही 0 होगा तो ये हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो ये एनर्जी जो हो जाएगी G हो जाएगी एच न्यू। अब जो ये एच न्यू आ रहा है इस एनर्जी का कुछ नाम होगा, तो इस एनर्जी का नाम देंगे 0 पॉइंट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल इफ मटेरियल हैव अ 0 डिग्री टेम्परेचर, T इज इक्वल टू 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ ऐसा होगा। तो सर ये देखिए यहाँ पर देखने में समझ में आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को लो कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर होने पर भी सभी पार्टिकल्स के पास में थोड़ी सी एनर्जी बच रही है, ठीक है। ये एनर्जी हाफ होती, सॉरी यहाँ पे 2 डाल लीजिए, हाँ, एच न्यू बाई 2, एच न्यू इतनी एनर्जी होती है। अगर इतनी एनर्जी किसी पार्टिकल के पास में होगी तो वो लो एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं तो अगर ये टेम्परेचर है और ये हमारा CV है, तो यहाँ पर जो ड्यूलोंग और पेटिट ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल या जो सॉलिड मटेरियल होता है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है 3R रहती है, किसी भी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पर से प्रूफ हो रहा है कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम होने पर ये लॉ, कौन सा, डुलोंग और पेटिट का लॉ बेकार हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, तो इसको हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास CV की 2 वैल्यू आती है, CV, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ पहले ना, फिर लिखता हूँ। 0 पॉइंट एनर्जी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। सॉरी शक्तिमान, मेरा गला खराब हुआ थोड़ा सा। ये इतना हो गया।
तो आइंस्टीन जी के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर पर ड्यूलॉन्ग्स जो लॉ था, ड्यूलॉन्ग्स और पेटेट का लॉ जो था वो फॉलो कर रहा था, मतलब काम कर रहा था। बट जो हमारा लो टेम्परेचर पर था उस पर ये लॉ फेल हो रहा था। ठीक है, डी बॉय की थ्योरी में भी यही था। डी बॉय की थ्योरी में भी हाई टेम्परेचर पर वो लॉ फॉलो कर रहा है, पर लो टेम्परेचर पर ये लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इतना हो गया, ये हमारी ग्राउंड से एनर्जी आ गई। अब साथ में हमने देखा कि ये लो टेम्परेचर पर इतना आ रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे कितना आएगा। तो हाई टेम्परेचर पर एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आएगा वो आएगा CV इज इक्वल टू EH न्यू बाई KT अपॉन EH न्यू बाई KT माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा E अपॉन T का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका 3R। यहीं पे लिख लेते हैं ना, यहीं लिख लेते जाओ, एक सेकेंड, CV 3R, इतना आएगा। अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला डेरिवेट किया गया है, बट हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा, किसमें, डी बॉय थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी में स्पेसिफिक हीट के लिए। ठीक है, और अगर बहुत पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि आइंस्टीन जी ने जो पोस्टुलेट दिए थे, पोस्टुलेट क्यों, ये बोल सकते जो उन्होंने बताया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, वो रूल बता दीजिए बस। ठीक है, इतना, ये इतना हमारे पास फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर थीटा E यहाँ पर क्या है, तो हमने कहा सर H न्यू अपॉन K और T इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब T यहाँ पर जो लिया है हमने, ये T है सर आइंस्टीन टेम्परेचर, इसे कहेंगे थीटा E इज इक्वल टू आइंस्टीन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला थीटा यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये हो गया थीटा E। ये हमारा इतना हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले में ध्यान लगा के जरा देखिए, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 3R E थीटा E अपॉन T अपॉन E थीटा E बाई T माइनस 1, ये हो जाएगा आपका थीटा E बाई T का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहीं से हमें फाइंड करना है कि थीटा E और T क्या है। आप समझ लीजिए, अगर ये वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मीन्स हाई है, तो हाई टेम्परेचर पर CV की वैल्यू आनी चाहिए, कहाँ मैंने लिखा है, एट हाई टेम्परेचर CV आना चाहिए 3R के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये आएगा, ये इसको सॉल्व करने पर 3R आएगा। बट जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो मैं बताता हूँ। वहाँ पर आएगी ये CV इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस थीटा E बाई T, प्रपोजनल कर लीजिए यहाँ पर, ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं ना। एट लो टेम्परेचर, ये हो गया इतना। तो हाई टेम्परेचर पर आपका जो रूल है आइंस्टीन जी का वो क्लियरली सही था, बट लो टेम्परेचर पर आइंस्टीन जी ने जो बताया वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इसको भी डालते साथ में, क्योंकि यहाँ मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो हाई टेम्परेचर पर CV की वैल्यू इतनी आ रही थी, कैसे आ रही थी मैंने आपको बता दिया, कंडीशन आपको ये रखनी, फार्मूला आपका ये है। इस फार्मूले को लिख करके भी अगर आप आ जाएंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब करना है एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, एट लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, इसके लिए कंडीशन कौन सी रखेंगे, थीटा E, ये हो जाएगा। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो CV प्रोपोर्शनल टू आएगा e⁻ माइनस थीटा E अपॉन T आएगा। स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में, स्पेसिफिक हीट और गिवन टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन ये है। तो इस रिलेशन से हमें ये मालूम चल रहा है कि सर जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। ये देखिए 3R वाला है,
देखिए मेल्टिंग पॉइंट के पहले वाला भी आप ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिख लो, पर स्पेसिफिक हीट ये 3 आ रहा है आपका, ये है आपका CV और ये आपका ग्राफ है। बट जो ग्राफ आइंस्टीन जी ने बताया वो ग्राफ कुछ इस टाइप का था, ठीक है, कुछ इस टाइप का था। बहुत सीधा हो गया यार ये तो, थोड़ा टेढ़ा कर लो इसको। वो ग्राफ कुछ इस टाइप का था, ठीक है। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए गए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसके लिए जो ग्राफ था वो ग्राफ कुछ इस टाइप के थे। ये डिफरेंट, ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, और जो एक्चुअल इन लोग के ग्राफ आए थे वो ग्राफ कुछ ऐसे थे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था वो ऐसा था, आया था। ये 2 डिफरेंट मटेरियल के लिए दिया हुआ है। और ये देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में डॉट से बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन कर्व है, आइंस्टीन कर्व लिखिए इसको, आइंस्टीन कर्व। और ये कौन सा है, ये है, ये वाला जो कर्व हमने बनाया डॉट वाला बनाया है जो मैंने, ये वाला जहाँ पर डॉटेड लगाए हैं, ये वाले जो हैं इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कर्व, मेंटल कर्व, ठीक है। ये किस पे दिया है, ये टेम्परेचर इधर के दिया हुआ है एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिक हीट इसकी बढ़ जाएगी, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। यहाँ पर थीटा ई क्या है, यहाँ पर थीटा ई आपसे पूछ सकते हैं कि जो आइंस्टीन टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठीक है। तो आइंस्टीन टेम्परेचर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, कितनी होती है, h/k होता है आपका आइंस्टीन टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में आइंस्टीन कर्व क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो h/2 होती है। ये भी सब आपको चीज़ें याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी हाफ h/nu क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ग्राउंड स्टेट की जगह पर आपसे पूछा जाएगा 0 पॉइंट एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है ना। इतना ये भी पूछा जा सकता है कि सर आइंस्टीन की जो थ्योरी थी फॉर स्पेसिफिक हीट वो डिबॉय से कैसे डिफरेंस थी, ठीक है। साथ में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो आइंस्टीन की थ्योरी थी उस थ्योरी में जो क्वांटम फिजिक्स का यूज़ किया गया था, जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया गया था वो कैसे किया गया था। यहाँ पर डिस्क्रीट लेवल तो शो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचिए अगर आपके पास में कोई एक एटम है, ठीक है, सॉलिड का, उस सॉलिड के पास में कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, तो 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर ये 3R लिखा है, यहाँ पर 3n/k होता है, ठीक है, n/k होता है। तो मैंने पूरा डेरिवेशन सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि डेरिवेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डेरिवेशन करने के लिए मेरे हिसाब से इससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी आपको आइंस्टीन जी के बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट के बारे में उन्होंने क्या क्या दिया था। जो 4-5 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सुन लीजिए, 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। आइंस्टीन के स्पेसिफिक हीट से संबंधित जो मॉडल थे वो क्या थे, ये भी आपको बता दिया है मैंने। इसके लिए जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है वो कितनी होती है। आइंस्टीन टेम्परेचर किसे कहते हैं, आइंस्टीन कर्व किसे कहते हैं फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये भी पूछ सकते हैं कि आइंस्टीन जी ने जो ड्यूलॉग और पेटिट का लॉ था उसे कैसे फेल कर दिया या कैसे फेल करार कर दिया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिबॉय थ्योरी से जो स्पेसिफिक हीट की थ्योरी दी थी डिबॉय जी ने, वो थ्योरी आइंस्टीन जी से कैसे डिफर थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसको साफ करता हूँ। अब हम थोड़ा सा चलते हैं डिबॉय थ्योरी पर। ये क्लियर हो गया ना। एट लो टेम्परेचर पर जो ये हमारा फंक्शन है ये ई मतलब एक्सपोनेंट फैक्टर पे काम करेगा थीटा के ऊपर, थीटा E/T पर ये काम करेगा। और जो हाई टेम्परेचर होगा वो आपका 3R के इक्वल, कहाँ मैंने लिखा है, हाँ 3R के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें आगे दिया हुआ है आगे की चीज़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे डिबॉय थ्योरी। डिबॉय जी ने क्या बताया, तो डिबॉय जी ने क्या किया, आइंस्टीन की ऐसी की तैसी कर दी।
ये चीज़ जी की सी तैसी कर दी। उन्होंने कहा बेटा तुम गलत बता रहे हो मेरे लाल। तो उन्होंने जो, अच्छा गलत क्यों हो गया कुछ सोच रहे हो आप लोग? अच्छा थ्योरी गलत इसलिए हो गई क्योंकि जो आइंस्टीन जी ने बताया था कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो कैसा होता है, एटम से बना होता है। उन एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहे हैं तो उनके बीच में जो ऑसिलेशंस होंगे गिवन जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे जिसकी वजह से, तो उसमें उन्होंने बताया कि सभी जो है पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे, सभी पार्टिकल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उनकी थ्योरी गलत हो रही थी, इसलिए उनकी थ्योरी गलत हो गई थी। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसे करेक्ट कर दिया बस डिवाइजन ने। उन्होंने बताया कि सभी पार्टिकल जो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल होते हैं उनके पास में अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, समझिए, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है और अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ में वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। ऑसिलेट करने के साथ में जो उनके पास फ्रिक्वेंसी होती है, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से ऊपर की फ्रिक्वेंसी कोई भी पार्टिकल नहीं रखता है, ठीक है। एक कहानी सुना रहा हूँ। एक पार्टिकल है, एक सॉलिड मटेरियल है, उसके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के पास में एटम्स हैं, एटम के पास में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के पास में एटम्स हैं, उन एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ऐसी एक्शन हो रहा है। तो हमारे पास जो एटम दिए हुए हैं उन सभी एटम्स के पास में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेट करने के साथ में क्या हो रहा है, तो ऑसिलेट करने के साथ में ये हो रहा है कि जितने भी पार्टिकल ग्रुप में हैं वो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो जिस टाइप से मोशन कर रहे हैं वो इलास्टिक मोशन कर रहे हैं। इलास्टिक मोशन करने की वजह से उसमें से दो वेव्स बन रही हैं, दो टाइप की वेव बन रही हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, जिसकी वजह से उसमें एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। सभी पार्टिकल में अलग अलग टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट होंगी जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगी। बट जितने भी पार्टिकल होंगे वो ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी से एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं जाएंगे। जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक ग्रुप बोल रहा हूँ, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से ऊपर नहीं जाएंगे। मान लीजिए हम एक ये आइटम ले रहे हैं, ठीक है, ये और यहाँ पर एक ले लिया, ये एक ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। इसके पास में एक फ्रीक्वेंसी है 10, इसके पास में है 20, इसके पास में है 30। तो हमने इन सभी का एवरेज निकाला और एक फ्रीक्वेंसी बता दी कि सर 60 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब इस 60 से ऊपर की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है इन पार्टिकल्स के पास में, ठीक है। और जो ये सॉलिड है हमारा, ये सॉलिड कैसे काम करेगा, ये सॉलिड काम करेगा एक इलास्टिक सॉलिड की तरह या इलास्टिक वेव की तरह काम करेगा ये सॉलिड, ठीक है। और ये इलास्टिक सॉलिड जो वेव की तरह काम करेगा ये दो टाइप में टूट जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर की थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इसके एटम्स होंगे वो कैसे काम करेंगे, एक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे, पर सभी के पास में अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी और एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर की फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। जो फिक्स फ्रिक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को नाम दे देंगे डिबॉय फ्रीक्वेंसी। तो डिबॉय फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट सभी पार्टिकल के पास में वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर कोई पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं जा सकती, उस फ्रीक्वेंसी को डिबॉय फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो टाइप में टूटेगी, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में टूटेगा, एक टूटेगा आपका ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। ये ऐसे दो वेव में जो इलास्टिक सॉलिड है टूट जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर की थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसके अंदर की थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब जब इतनी थ्योरी हो जाएगी तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी तो सही था कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर हम यहाँ से दे रहे होंगे, तब इसकी ज़्यादा है, इसकी कम, इसकी और कम हो गई। इसलिए कुछ ऐसे एक्शन होंगे जिसमें ये लगातार ऑसिलेट तो करेगा बट सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और एक पार्टिकल के पास में मान लो यहाँ पर 30 थी तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिबॉय थ्योरी कह सकते हैं, डिबॉय फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अगर ये डिबॉय फ्रीक्वेंसी हो गई है तो क्या अब इस पे अगर हम
टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर दें, इंक्रीज़ कर दें तो कितना आएगा स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट आपकी आएगी 3R के इक्वली। तो डिबॉय जी ने यही बताया कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो 3R पे रहेगा, 3R पे रहेगा। बट जैसे ही टेम्परेचर को आप कम करेंगे, तो वहाँ से जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा यही हमें फाइंड करना है और इसी का बेसिक सा रूल देखना है। इतना क्लियर हो गया ना आपको? फिर समझ लो एक बार। जो हमारे पास सॉलिड होता है उस सॉलिड के हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट 3R के इक्वल होती है, डीवाई जी ने ये बताया, ओके। बट जो आइंस्टीन जी ने बताया था कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं सॉलिड के पास में, जो पार्टिकल होते हैं उनके पास में जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के पास में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसी एक होती है, सभी पार्टिकल के पास में सेम फ्रीक्वेंसी होती है। बट डीवाई जी ने बताया कि सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर इन सभी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी का नाम रखेंगे हम लोग डीवाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर ये ऑसिलेशन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे, बट सबकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, ठीक है। और आइंस्टीन जी ने बताया था कि सभी पार्टिकल के पास में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो सेम होगी और सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे। यही से थ्योरी उनकी फेल हो गई थी, ठीक है ना। इतना हो गया। और जो हाई टेम्परेचर पर, मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये वैल्यू CV की कितनी रहेगी? 3R रहेगी। बट लो टेम्परेचर पर कितना रहेगा ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। इसको मैं साफ करता हूँ। तो लो टेम्परेचर पर कितना रहने वाला है, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें थ्योरी समझनी है बस। तो चाहें तो हम लोग इसको सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि CV, बिना साफ के लिख सकते हैं, CV प्रोपोर्शनल T³ लिख सकते हैं सीधे सीधे। ये T³ मीन्स थर्ड पावर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है इसलिए हम इसको साफ करते हैं, तब हम लोग आगे समझते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा इतना हो गया सर, ये है इतना, कितना, इतना। इसको साफ कर देते ना, फिर सही से लिखते हैं। एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू डीबॉय थ्योरी। तो लिखते हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू डीबॉय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो एट हाई टेम्परेचर पर कितना होगा? एट हाई टेम्परेचर पर CV इज इक्वल टू 3R होगा। ये तो ठीक था, ठीक है। ये सभी ने बताया, डुलोंग पैटेट ने बताया, आइंस्टीन जी ने बताया और डीबॉय जी बता रहे हैं। बट एट लो टेम्परेचर कितना आएगा? एट लो टेम्परेचर कितना आएगा? CV प्रोपोर्शनल टू T⁻3। यही आपको याद रखना है कि लो टेम्परेचर पर ये कुछ इस तरह से काम करेगा, बस यहीं पर सारा काम हो जाता है। अब ये आपको ग्राफ बहुत ध्यान समझना है। सपोज करिए ये जो है इंडिकेट कर रहा है CV को y एक्सिस पे, ठीक है। ये शो कर रहा है टेम्परेचर को। तो और यहाँ पर हमारा 3R है, यहाँ पर हमारा 3R दिया हुआ है, ये हमारा 3R है। तो 3R यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको भी साफ करते हैं। और ये ऐसे जा रहा है ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा है 3R, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है सभी के, बहुत ध्यान से। तो जो हमारा आइंस्टीन कर्व था वो कुछ ऐसे था, इसे क्या कहेंगे? आइंस्टीन कर्व। मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ एक लाइन से, उन सभी को मिलेंगे। आइंस्टीन कर्व, ये वाला आइंस्टीन कर्व है आपका, ठीक है। और ये वाला जो दिया हुआ है ये आपका डीबॉय है, ठीक है। ये वाला डीबॉय कर्व है, ठीक है। और ये आपका एक्सपेरिमेंटल वाला दिया हुआ है, ये वाला जो डॉट में जब गाढ़े बना रहा हूँ, ये डॉट जो है आपका एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, मीन्स जस्ट उसी के पास में ही है, मतलब वही है समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो ये वाला क्या है? एक्सपेरिमेंटल कर्व,
मेंटल कर्व। ठीक है, सभी की लाइन कर देता हूँ। ये वाली लाइन इसके लिए है और ये वाली लाइन इसके लिए है और ये वाली लाइन इसके लिए है। टेम्परेचर इन केल्विन है, केल्विन है, और ये आपका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, इतना क्लियर है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट। ये आपका है आइंस्टीन एंड डिबॉय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। एक छोटा सा बेहतरीन रिवीजन मार देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डुलोंग और पेटिट लॉ से। डुलोंग और पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग थी, उन्होंने ये बताया कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स अवेलेबल हैं इस अर्थ पर वो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं होते। उनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, फिर ये हुआ कि हाँ ठीक है, ओके, तो एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर की तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो फ्री होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। टाइम बीतता गया, 1911 आया, फिर उस टाइम पर आइंस्टीन जी ने बताया कि हाई टेम्परेचर पर जो किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट होती है, वो हीट कितनी होती है, 3R के इक्वल होती है अप्रॉक्सीमेट, बट कंडीशन अप्लाइड। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि सभी जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के पास में, उनके पास में जो एटम्स होते हैं वो सभी कैसे काम करते हैं, एक सिंपल ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं। अगर वो सिंपल ऑसिलेटर की तरह काम कर रहे हैं तो उनके पास में एक सिंपल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी और वो फ्रीक्वेंसी सभी पार्टिकल्स की सेम होगी। ठीक है, डुलोंग और पेटिट लॉ वहाँ से फेल हो जाता है, उससे पहले ही फेल हो जाता है। ठीक है, और ये भी बताया कि सभी पार्टिकल के पास में एक एवरेज एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू होगी h/2 एक्सपोनेंट फैक्टर h/kT -1 h/kT-1। ठीक है, अब यहाँ से आता है सर यहाँ पर इतनी एनर्जी थी इसके पास में, तो एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पर इसकी क्या वैल्यू होगी। तो और जो साथ में सारे पार्टिकल के पास में जो एनर्जी होगी वो कॉन्टीन्यूअस होगी कि नहीं होगी। तो कॉन्टीन्यूअस ना होकर के वो एनर्जी डिस्क्रीट होगी और क्वांटाइज्ड होगी। जैसे ही ये इतना चीज़ें क्लियर हुई तो हमने देखा कि साथ में जब हम एट लो टेम्परेचर पर जाते हैं सभी पार्टिकल के पास में एक एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू होती है h/2। इस एनर्जी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर ज़ीरो पॉइंट एनर्जी स्टेट कहते हैं, या फिर ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी किसे कहते हैं, एट लो टेम्परेचर, या ये कह सकते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सभी सॉलिड के पास में जो स्पेसिफिक हीट होती है उसके पास में जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर है। साथ में फिर ये हुआ कि सर आइंस्टीन कर्व किसे कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व से थोड़ा ज़्यादा डीपली झुका हुआ, मीन्स ज़्यादा डीप कर्व जो होगा वो आइंस्टीन कर्व कहलाता है। साथ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आइंस्टीन टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो h/k को हम आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं। फिर इस थ्योरी के पास होने के बाद में डिबॉय जी ने अपनी थ्योरी दी और बताया कि आइंस्टीन जी की थ्योरी गलत है। उन्होंने कुछ करेक्शन किए। पहला करेक्शन ये था कि सभी सॉलिड मटेरियल्स के पास में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इस स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट हायर टेम्परेचर पर 3R ही रहती है, बट लो टेम्परेचर पर T⁻³ पर चेंज हो जाती है, मीन्स डिक्रीज होती है, T⁻³ पर डिक्रीज होती है। साथ में ये भी चीज़ें क्लियर करी कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है उसके पास में जितने भी एटम्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह काम या ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं, बट सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। और साथ में जो सॉलिड होगा वो इलास्टिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये इलास्टिक वेव किस टाइप की होंगी, इलास्टिक वेव की तरह काम करेगा, और ये इलास्टिक वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और साथ में लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो ये थ्योरी दी हुई है, इस थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास एटम है उन सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे डी ब्रॉय फ्रीक्वेंसी।
इतना क्लियर है? यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब। तो अब देखते हैं हम लोग फर्मी लेवल्स क्या होते हैं। फर्मी लेवल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, फर्मी लेवल भी हमें देखना है, फर्मी लेवल कैसे काम करता है, फिर क्या होता है और फर्मी लेवल होते क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि फर्मी लेवल किसे कहते हैं। तो हमारे पास में कोई भी मेटल है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, तो सभी के पास में एनर्जी लेवल होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ये हमें सभी लोगों को पता है, ठीक है। और सभी के पास में जितने भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं उनके लिए एनर्जी स्टेट का फॉर्मूला होता है, एनर्जी होता है E=n² h²/8ml²। ये हमको पता है, इतना होता है। अगर ये क्वांटाइज्ड एनर्जी का फार्मूला है जो श्रोडिंगर वेव से निकला हुआ था, इस फार्मूले में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। साथ में अगर ये एनर्जी है हमारे पास में, तो सर यहाँ पर फर्मी लेवल्स कहाँ हैं? तो हमने सपोज़ किया कि हमारे पास सर ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और हमको पता है कि एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो हमने कहा सर यहाँ ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये सब कैसे हैं? फील्ड है, ये कैसे फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। बट कुछ सर एनर्जी लेवल ऐसे भी होंगे जो अनफील्ड होंगे, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे जो अनफील्ड होंगे। तो इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम कहेंगे फील्ड एनर्जी लेवल्स, फील्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, लेवल्स। जो ये वाले हैं लेवल्स, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे वैकेंट एनर्जी लेवल या अनफील्ड एनर्जी लेवल, ऐसे कर सकते हैं, वैकेंट कह लीजिए, वैकेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें एनर्जी लेवल्स को, तो जो हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे फर्मी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल्स कौन से होते हैं। आप डिफरेंस बना लीजिए, फील्ड एनर्जी लेवल्स, अनफील्ड एनर्जी लेवल्स, दोनों को मिक्स करने पे जो लेवल्स आएंगे उन लेवल्स का हम नाम रखेंगे फर्मी एनर्जी लेवल्स। फर्मी एनर्जी लेवल्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन अपना एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर n दिया हुआ है, इस n की वैल्यू में हम 2n इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये हमारा NF हो गया, ठीक है। अगर ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ से हम यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे हम सेट करेंगे तो हो जाएगा E=, तो ये हो जाएगा हमारा h²/8ml² इंटू कितना हो जाएगा सर हमारे पास में, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 2n/2 n/2 NF है फर्मी लेवल्स, n/2 फर्मी लेवल्स, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर n लिख लेते हैं ना हम लोग, n, तो ये हो जाएगा हमारा n= 2NF। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2NF। ये हमारा अगर हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, साथ में इतना हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इतनी आ रही है तो हमारी जो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी के वैल्यूज़ को वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो E= यहाँ पर अगर हम h कट रख दें, अगर h कट h/2π होता है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि h/2 का होल स्क्वायर, पाई यहाँ कर ले, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर पाई स्क्वायर से क्रॉस करना पड़ेगा, और ये हमारा हो गया 2NF का होल स्क्वायर बाई L², इतना हो जाएगा। तो इसे हम h कट लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा h कट, ये हो जाएगा हमारा 2NF पाई बाई L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सर हमारा m, यहाँ पर आ जाएगा 2, कोई दिक्कत है, 2m/this, हाँ h² कर लीजिए इसको, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम कई फर्मी लेवल्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, n हो, कुछ भी हो सकती है। साथ में हमें एक फार्मूला और भी याद रखना है एनर्जी लेवल के लिए कि एनर्जी लेवल E= कितना होता है, 1/e⁻e फर्मी लेवल -1।
1/, ये पूरा का पूरा 1/, में दिया है पूरा का पूरा। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो हम दो कंडीशन सोच सकते हैं कि जहाँ पर एनर्जी फर्मी लेवल एनर्जी से ज़्यादा है, अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर होगी, और अगर कुछ ऐसा होगा तो फर्मी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये आपका फर्मी लेवल दिया हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे अब हम लोग जो है कुछ चीज़ें और भी साथ में देख लेंगे, जैसे कि आपका जो बैंड थ्योरी दिया हुआ है कि बैंड थ्योरी सर क्या होती है। तो बैंड थ्योरी भी यही फर्मी लेवल से डिज़ाइन होती है या बनती है। हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम दिया हुआ है, उस एटम के साथ में उस एटम के पास में कुछ अलग टाइप के नहीं मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे हम उनकी डिस्टेंस को कम करते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे होता है एक बैरियर डेवलप, और उस बैरियर का नाम हम रखते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप की वजह से दो बैंड बन जाते हैं। पहला बैंड ये बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने एटम में रह करके, अपने ऑर्बिट में रह करके सिर्फ वैलेंसी का काम करेंगे और दूसरा कोई वर्क नहीं करेंगे। साथ में जो बीच में जो गैप होगा जिसे हम एनर्जी गैप कहेंगे, उस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब उसको एक्सटर्नल सोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब ये भी कंडीशन है कि सर क्या कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा कि बीच में कहीं रुक सकता है? नहीं, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, सीधे वो जाएगा, एनर्जी लेगा और सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा और अपना कंडक्शन का काम स्टार्ट कर देगा। सर कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं? तो कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या जो उसमें फ्री पार्टिकल्स हैं या फ्री एटम्स हैं, फ्री एटम से निकले हुए, फ्री एटम्स कहना ठीक नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं वो काम क्या करते हैं? वो फ्री चार्ज कैरियर का काम करते हैं। फ्री चार्ज कैरियर का काम कैसे होता है ये सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मेटल में अलग होता है, सेमीकंडक्टर में अलग होता है और नॉन कंडक्टर में अलग होता है या इंसुलेटर में अलग होता है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है? तो अप टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक होती है, या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए, और सेमीकंडक्टर में यही वैल्यू होती है डाउन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बट मेटल्स में ये कंडीशन बहुत 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 कम होती है या ओवरलैप्ड होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी गैप नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो मेटल होते हैं उन मेटल्स में जो करंट का फ्लो है ईजीली हो जाता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप कहाँ पर होता है? तो एनर्जी गैप आपको मैंने बता दिया, जब दो एटम्स आपस पास आते हैं, जिनके लैटिस, जैसे जब लैटिस बनाते हैं तो एटम्स पास आते हैं, क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल पे जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल पे जाते हैं, बीच में एक गैप बन जाता है, जिस गैप की वजह से जो हमारा पार्टिकल है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, जिससे हम जब उस स्टेबिलिटी के ऊपर एनर्जी देते हैं, जिससे वो क्या होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और इसी टाइप से हमारे बैंड बनते हैं। ठीक है ना, ये आपका बैंड थ्योरी है। बैंड थ्योरी में कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। तो वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कह सकते हैं चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर्स रहेंगे, जो क्या काम करेंगे? जो कंडक्शन का काम करेंगे। कंडक्शन की वजह से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होने से हमारा सर्किट ईजिली में चलेगा। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड खाली होता है, ठीक है, एम्प्टी होता है, और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें पार्शियली फील्ड रहता है। ठीक है, और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी रहता है, बट कंडक्टर में फुल फील्ड रहता है कंडक्शन बैंड। फिर आते हैं वैलेंस बैंड में। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फुल फील्ड रहते हैं, सेमीकंडक्टर में फुल फील्ड रहते हैं,
और 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 इंसुलेटर में भी फुल फील्ड रहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि सर फ्री चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में कहाँ कहाँ रहते हैं। तो पार्सली फील्ड कंडक्शन बैंड भी रहता है, पार्सली फील्ड आपका वैलेंस बैंड भी रहता है। ये आपकी बैंड थ्योरी है। इसमें इलेक्ट्रॉन सभी के बारे में मैंने बात कर ली है। अब इसमें से मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब 2 लेक्चर आपके लिए और होंगे, जिस लेक्चर में आपका मॉडर्न फिजिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे का सेक्शन जो भी है वो देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।